जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 26 जो कि 8/3/2020 को लिया गया। ये बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का है। ठीक है, इसका जो है ब्रीफली में डिस्कशन के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग इजीली सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो को रिवीजन में देख लेते हैं तो आगामी जो बिहार सिपाही का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको लगभग 50 से 60% जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है इस वीडियो का आप रिपीटेशन में भी देख सकते हैं, और नहीं तो एक से लेकर के जितना भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जीके जीएस दिया है वो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 से 12 डिस्कशन दे रखा है, और ये जो आगामी एग्जाम होगा यही पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, ये नहीं नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, वो यही क्वेश्चन होगा, बाद में कि जीके जीएस थोड़ा अपडेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए उचित विकल्प में करें। कर है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम स्पेस यानी डैश सी लेफ्ट फ्रॉम होम, तो आंसर हो जाएगा देन। कर है, निम्नलिखित वाक्यांश को कर्मवाचक में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो आंसर हो जाएगा इसका इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा घृणा। घृणा पर्यायवाची नहीं है क्योंकि घृणा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रणय, अनुराग, प्रीति प्रेम शब्द का पर्यायवाची है। करिया वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, हैड नेवर बीन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद करें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाचक है, तो क्विनिन टेस्टेड बेटर, यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। क्विनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ने 7वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कृतियां में प्रिय, प्रवास, रस कलश, चौखे, चौपदे इत्यादि है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृतियां में साकेत, पंचवटी, जय भारत, रत्नावली, विष्णुप्रिया इत्यादि है। केशव दास द्वारा रचित कृतियां में रामचंद्रिका, छंदमाला, नख शिख इत्यादि है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख लेते हैं। कह रहा है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमान का समर्थन हासिल करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक सुनहरा अवसर है। ये क्वेश्चन आपको थीम पे डाला हुआ रहता है। चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए वाक्य में सही काम जो है काल की पहचान करें। करे, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, आंसर हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन कर रहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है, तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का है। कर साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, साहित्य। नेक्स्ट है, वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। तो कह रहा है, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, आंसर हो जाएगा इसका वेप्ड आउट। कह रहे, आंखों देखा गदर रचना का विधा क्या है, तो आंसर हो जाएगा स्मरण। कह रहा, यदि हम परिश्रम करता तो
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? तो आंसर हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। देखिए, संकेतार्थक वाक्य वे वाक्य हैं जो प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से कोई संदेश देता है। इस प्रकार के वाक्य सीधे तौर पर संदेश न देकर उसकी जो है और संकेत करते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। आंसर हो जाएगा ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। कर है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। आंसर हो जाएगा मितभाषी। कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आंसर हो जाएगा वैचारिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। कर सी इज टू इनोसेंट टू डॉप्ट हिम। आंसर हो जाएगा ए, सी इज सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट डॉटेड हिम। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए या चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान होना चाहिए, प्राणी विज्ञान है। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध वाक्य में प्राणी विज्ञान है, इसका अशुद्ध रूप होगा प्राणी विज्ञान। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कर रहा है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आसांख्यिकी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चिनूक यूएसए में सही है। फॉन आल्प पर्वत के किनारे बरता है, सही है। सिरोक जो है ये कनाडा, ये यहाँ के गलत है, ठीक है। बाकी लू भारत में। देखिए यहाँ पे दे रखा है सिरोको सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क एवं रेतीली हवा है। इसे मिस्र, लीबिया, टूनिसिया, इटली और स्पेन देश प्रभावित होती है। इटली में इसका नाम सिरोको है तथा मिस्र में खमसिंग है, लीबिया में गिबली है, टूनिसिया में चिली है तथा स्पेन में लेबेक नाम से जाना जाता है। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा या लाल रेत की उपस्थिति के कारण कहते हैं। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने में देख लीजिए, स्थानीय पवने और स्थानीय क्षेत्र देश। चिनूक यूएसए और कनाडा के में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर दक्षिण कोलोराडो के दक्षिण से उत्तर में जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक ये चलती है। फिर आता है फॉन, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित है। फिर आता है लू, भारत के उत्तरी भाग और पाकिस्तानी भाग में चलती है। फिर आता है हरमट्टान, सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित है। फिर आता है ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग। फिर आता है यामो, जापान में प्रभावित। फिर आता है सिमुक, अरब रेगिस्तान में। फिर आता है सामुन, ईरान में। फिर आता है सामल, मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी में। फिर आता है हबूब, उत्तरी सूडान या खार्तून में। फिर आता है कारा बुरान, ये आता है मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रभावित होता है। फिर आता है नॉर्वेस्टर, उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रभावित होता है। फिर आता है सांटा आना, ये कैलिफोर्निया में प्रभावित होता है। फिर आता है जोंडा, ये एंडीज के मैदानी भाग अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में सर्वाधिक प्रभावित, इसे शीत फॉन भी कहते हैं। फिर आता है ठंडी पवने। देखिए, स्थानीय पवने और क्षेत्र। मिस्टल जो है रोम होना चाहिए। रोम नदी से भूमध्य तक स्पेन व फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित है। फिर आता है बोरा, ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट इटली व यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित है। फिर आता है बिलजर्ट, साइबेरिया क्षेत्र यूएसए एवं कनाडा में प्रभावित है। फिर आता है नोर्टे, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र व मैक्सिको में प्रभावित है। फिर आता है पेम्पोरो, ये अर्जेंटीना व उरुग्वे में प्रभावित है। फिर आता है पापागायो, ये मैक्सिको तट पर प्रभावित है। फिर आता है बाइज, ये फ्रांस में प्रभावित है। फिर आता है लेवांटर, ये दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में है। फिर आता है दक्षिणी वस्टर, ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है जोरन, ये जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में प्रभावित है। फिर आता है ग्रेगागले, ये दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रभावित है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ताराकाट। सौरमंडल का सदस्य ताराकाट नहीं है।
सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल की रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश 8 ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। फिर आता है खगोलीय पिंड, 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तारा और दूसरा आता है ग्रह। तारे जो है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ग्रह है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश हेतु सूर्य पर निर्भर है। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं, यह सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। फिर आता है ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। फिर आता है उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो है शनि ग्रह है और तथा बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आता है धूमकेतु। ये आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं, जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उससे गैस के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। इसकी पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। फिर आता है ताराकाट या तारामंडल। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन्हें ही तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया गया है। फिर आता है IAU के अनुसार इसकी संख्या 88 मानी गई है। 23वां क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास के है? तो आंसर हो जाएगा राजमार्ग का। कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। इसके कुल 7 चरण हैं। इसी के अंतर्गत पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना में भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को आपस में 4 से 6 लेन वाले सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना थी। नेक्स्ट है दूसरे चरण में 2 गलियारा, पहला पूर्वी पश्चिमी एवं दूसरा जो है उत्तर दक्षिण का निर्माण करने की योजना है। नेक्स्ट है राजमार्ग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजना, जैसे हरित राजमार्ग नीति 2015। इसे जो है 29 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लक्ष्य समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सहकारी संगठनों और सहकारी संस्थाओं की भागीदारी से राजमार्ग गलियारे की हरियाली को बढ़ावा देना है। दूसरा आता है भारतमाला परियोजना। यह एक बृहद अम्ब्रेला स्कीम है, जिसकी अवधि 2017 से 17 से 18 से वर्ष 2021-22 तक थी। नेक्स्ट है इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ उन्हें तटवर्ती राज्यों एवं उनके बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। तीसरा है सेतु भारत योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटना और जान माल की हानि को रोकने हेतु 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है इसके तहत जो है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने तथा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने कर 50% तक हादसों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। 24वां क्वेश्चन कर रहा है भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मद्यों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो आंसर हो जाएगा 2015 से 20। कह रहा है भारत की 2015 से 20 निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मद्यों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार नीति FTP 2015-20 का अनावरण 1 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन और देश में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट है FTP 2015 से 20 2 नई योजना पेश करता है। पहला है भारत से व्यापार निर्यात योजना, दूसरा है भारत से सेवा निर्यात योजना।
इसमें रक्षा एवं हाईटेक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। नई नीति का फोकस विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों का समर्थन करना है। व्यापार करने में आसानी में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 108 MSME क्लस्टर की पहचान की गई है। तदनुसार निर्यात बंधु योजना को कौशल भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया है। कोविड महामारी के चलते सरकार ने इस विदेशी व्यापार नीति 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। बाद में कई बार इसे बढ़ाया गया, अंततः मार्च 2023 में इसे समाप्त हुआ। विदेश व्यापार नीति 2023 से 31 मार्च 2023 की घोषित की गई। यह गतिशील नीति है और उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए यह पूरी तरह से खुली बनाई गई है। इस नीति में वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा 1765 में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 में इंग्लैंड के काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्काल प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तु थी जो है कागज, शीशा, चाय और रोगन। नेक्स्ट है, उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधियों नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्था स्थापित की। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अविशिष्टता। अविशिष्टता जो है प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है। प्रभुसत्ता के लक्षण में अभिभाजकता, अद्ययता, स्वायत्तित्व, पूर्णता, सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता तथा अन्यता है। प्रभुसत्ता का तात्पर्य है सर्वोच्च सत्ता, जिसे संप्रभुता भी कहते हैं। इन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सुपररेनस शब्द से हुई है। इसका अर्थ किसी या कोई भी देश अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के न्यायविद जीन बोंदा ने किया था। नेक्स्ट है, डाइसी के द्वारा सर्वप्रथम राजनीति संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, संप्रभुता का एकल सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन एस्टिन को माना जाता है। संप्रभुता का बाहुवादी सिद्धांत सर्वप्रथम वान ग्रियक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सोना के लिए। कुलगाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी एवं कालगुरली स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश तथा बॉक्साइट में उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, क्वींसलैंड का पीपा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योगों का विकास विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए तथा पिलबड़ा लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर आता है। सोना का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब खनिज हेतु प्रसिद्ध कुछ महत्वपूर्ण शहर देखिए, जैसे इपो मलेशिया टीन के लिए, मेसावी यूएसए लोहा के लिए, होम स्टे खान संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण डकोटा ये सोना के लिए। नेक्स्ट है, ओंटेरियो कनाडा सोना के लिए, इटाबिरा ब्राजील में लौह अयस्क खनन केंद्र के लिए, अमापा खान ब्राजील मैग्नीज संसार की सबसे बड़ी है। फिर आता है चुक्की कामाटा चिली, तांबा विश्व की तांबा की राजधानी कहा जाता है इसको। किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका, हीरा या हीरा का नगर विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। फिर आता है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना के लिए, इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है। फिर आता है ओरापा बोत्सवाना हीरा के लिए, सुलिवान खान कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया सीसा जस्ता विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। फिर आता है बुट्टे खान संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ये हो जाएगा संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
किसी भी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित एवं व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। इसकी संशोधन प्रक्रिया न ब्रिटेन के समान आसान और न ही अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान न तो लचीला और न ही कठोर, यद्यपि दोनों का समी मिश्रण है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। दोनों संसदों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त है। ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। फिर आता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संघीय ढांचे के उपबंध को छोड़कर सारे इसी वर्ग में शामिल होते हैं। सदन की कुल संख्या का बहुमत एवं प्रत्येक सदन के उपस्थिति तथा मतदान करने वाले में से कम 2/3 सदस्यों का पक्ष में मतदान आवश्यक है। फिर तीसरा आता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की स्तुति से उपरांत संशोधन। संघात्मक ढांचे से संबंधित संशोधन अनुच्छेद 368(2) में वर्णित है। अनुच्छेद 54, 55, 73, 80, 81, 162, 241 तथा 4वीं व 7वीं अनुसूची में किया जाने वाला संशोधन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संघात्मक ढांचे से जुड़ी विषय पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल का अनुसमर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है, जो कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में प्रशंसा करते हुए केसी वेयर कहते हैं कि संशोधन व्यवस्था में यह विविधता विविधता क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। नेक्स्ट है लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली लचीलेपन व जटिल के कारण बेहतर संतुलन है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं कि संविधान सभा में हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना अस्थाई हम इसे बना सकते हैं, और संविधान के कुछ भी अस्थाई नहीं है। अब कुछ अनुच्छेद देख लीजिए, जैसे 352 में आपातकालीन घोषणा है, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है, 354 में आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध लागू करना है। 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा का संघ का कर्तव्य है। 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध है। नेक्स्ट है 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग है। 358 में आपातकाल के समय अनुच्छेद 319 निलंबित है। 359 में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन है। 360 में वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। फिर आता है तुलनात्मक अध्ययन आपात उपबंध में। एक आता है राष्ट्रीय आपात, फिर आता है राष्ट्रपति शासन और फिर आता है वित्तीय आपात। यह अनुच्छेद में 352 में सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाह्य आक्रमण से, जबकि राष्ट्रपति शासन है 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या विवरण रिपोर्ट के बिना। फिर वित्तीय आता है 360 वित्तीय स्थिरता को खतरा या वित्तीय साख के लेकर। फिर देखिए मंत्रिमंडल की सिफारिश में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर और मंत्रिमंडल के सलाह पर। अवधि होता है पहली बार में 30 दिन या 1 माह के लिए, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, इस प्रकार के अनिश्चित काल तक। पहली बार में 2 माह या 60 दिन के लिए। राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक। फिर वित्त बल आता है पहली बार में 2 माह या 60 दिन, अनिश्चित काल तक। संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुमोदन विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। प्रभाव मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। 20
और 21 प्रदत्त को छोड़ करके। मौलिक अधिकार 20 और 21 जो है वो अधिकार निलंबित नहीं होता है। मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समाप्ति जो है साधारण बहुमत से या राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकती है। चलिए 29वां क्वेश्चन कर रहा है 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 25.42%। कर रहा है 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% है। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452, भारत की जनसंख्या की 8.6% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य में 5 है, जो कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। न्यूनतम है केरल है, गोवा है, आंध्र प्रदेश और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के प्रशस्त अभिलेख डैश के प्रतीक थे? आंसर हो जाएगा प्रशासन के। कह रहा है अशोक के प्रशस्त अभिलेख जो है प्रशासन के प्रतीक थे। भारत में शिलालेख प्रशस्त अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक जो है 273 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व में जो है किया गया। यह मौर्य वंश के साम्राज्य बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में जो है किया जा सकता है। शिलालेख, इसे जो है 2 वर्गों बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है। फिर आता है बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभलेख दीर्घ स्तंभलेख की संख्या 7 है, लघु स्तंभलेख राजकीय घोषणा, सांची, सारनाथ, रुमेनदेई, गुहालेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख अरमाइक लिपि में, शाह ए कुना यानी कंधार अभिलेख जो है ग्रीक यूनानी भाषा में तथा अरमाइक में लिखा गया है। नेक्स्ट है लघमान जलालाबाद अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम के जो अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमेनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। नेक्स्ट है कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेखों को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें जो है रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राट में सबसे आगे रखा गया है। सही अर्थों में अशोक द्वारा सम्राट था। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम जो है दर्ज कराया। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, धौली पुरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में, सोपारा थाने महाराष्ट्र में, एर्नागुडी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, मास्की रायचूर कर्नाटक में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, ब्रह्मागिरी मैसूर कर्नाटक में, भाबड़ू बैराट राजस्थान में, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में, सासाराम बिहार में, राजुल मंडगिरी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गोबी मठ ये आपका मैसूर कर्नाटक में है, सारो मारो मध्य प्रदेश में, नेत्तूर कर्नाटक में, उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक में, सनाती कर्नाटक में। अशोक के शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख में पशु की निंदा किया गया है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारी युक्त रजुक प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा शिलालेख में धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोषण। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात की नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। छठा शिलालेख में इसमें जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। सातवां शिलालेख में कहा गया है सभी संप्रदाय के लिए सही सुनता की बात। आठवां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है और आठवां शिलालेख में बोध गया
भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वीं शिलालेख जो है वो धम्म समारोह की चर्चा है और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख जो है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, और 10वां में ही इसमें ख्यात एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति को श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख जो है धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख जो है सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्य का वर्णन, अपराध करने वाले आटाविक जातियों का उल्लेख है। और 14वीं शिलालेख जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिबंध न्यायपालिका। प्रतिबंध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न देशों के स्रोतों द्वारा लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य है, आपात उपबंध है, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव है, त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था और जो है ये आपका 13वें संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है विधायक द्वारा निर्मित कानून के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। भारत के न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, फिर आता है जिला और सत्र न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। तो वही उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर निम्नतर या अधीनस्थ न्यायपालिका का निर्माण होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की वर्णन करता है। नेक्स्ट है संविधान। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए 32वां क्वेश्चन का है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग का चूड़ियाँ। इसकी खोज जो है 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देश में व्यापक खुदाई की गई। शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों का पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं आयताकार 7 अग्नि वेदिका, जूते हुए खेत का साक्ष, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधि आदि मिले हैं। फिर आता है आलमगीरपुर, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज जो है 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका प्रावधान से। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56 पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक है। राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होने की स्थिति में वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद न ग्रहण कर ले, 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ का परिचायक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मान्यवादी से मिलकर होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वीं नवी के हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है यहाँ पे। 52वें अनुच्छेद में कहा गया राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 53वें अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54वां जो है अनुच्छेद, इसमें कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। 55 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति है।
56 में कहा गया राष्ट्रपति के पदावधि है। 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में कहा गया राष्ट्रपति के लिए अर्हता है। 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। और 60 में कहा गया राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। और 61 में कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया। 61 के 1 में कहा गया केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर होगा। 72 में कहा गया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और 77 में समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से है। 85वां अनुच्छेद में कहा गया लोकसभा के विघटन की शक्ति है। 108 में कहा गया संयुक्त अधिवेशन आहूत करने का अधिकार है। लेकिन 110 में जो कहा गया है जो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष था लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और 111 अनुच्छेद में कहा गया राष्ट्रपति के वीटो शक्ति है। अनुच्छेद 123 में कहा गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में कहा गया राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, परंतु सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। चलिए 34वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है तत्व स्थल में शामिल है। विश्व के कुछ क्षेत्र में प्रजाति की अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, साथ ही निवास स्थान की हानि का गंभीर स्तर भी पाया जाता है। वैसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना को पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में विकसित किया। किसी स्थान को हॉटस्पॉट घोषित करने का मापदंड ए में कह रहा है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधे की प्रजाति होना चाहिए। बी में कहा गया इस क्षेत्र की प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट हो चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वह क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। 36वें हॉटस्पॉट के रूप में नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन को घोषित किया गया है। भारत के 4 क्षेत्र विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट बहुमूल्य क्षेत्र में आते हैं। पहला आता है हिमालय क्षेत्र, उसके अंतर्गत जो है संपूर्ण हिमालय तथा पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन, म्यांमार में पड़ने वाले हिमालयी क्षेत्र आते हैं। यहाँ एक सींग वाले गेंडा, एशियाई जंगल भैंस, सुनहरा लंगूर, हिमालय का जो है ताहर, गंगा की डॉल्फिन, नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी आदि पाए जाते हैं। फिर आता है इंडो बर्मा क्षेत्र, यह जो है बंदर, लंगूर, गिब्बन आदि कांपियों का आवास क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं दक्षिणी चीन आता है। नेक्स्ट सी है यहाँ पे पश्चिमी घाट और श्रीलंका, यह जो है दक्षिण पश्चिम भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के उच्च भूमि क्षेत्र तक फैला हुआ एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, शेर पूंछ वाला बंदर, मकाका आदि कुछ जो है विशेष प्रजाति हैं। फिर आता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित इंडो मलाया द्वीप समूह के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। भारत का निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। परवाल, वेल, समुद्री गाय आदि विशेष प्रजाति हैं। फिर नेक्स्ट आता है होप स्पॉट। होप स्पॉट ऐसे विशेष समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र है जिन्हें उनके महत्वपूर्ण जलीय अधिवासों एवं समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। 35वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो आंसर हो जाएगा धर्म सुधार। कह रहा है उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था धर्म सुधार। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहित के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। यह प्रतिक्रिया पंचालों और विदेह के राजाओं में विशेषकर हुई, जहां 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषद का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई है और सम्यक विश्वास एवं ज्ञान पर बल दिया गया है। उपनिषदों में आत्मा को पहचाने और आत्मा तथा ब्रह्मा के संबंध को सही रूप में समझाने पर बल दिया गया है। तत्कालीन शक्तिशाली राजाओं की तरह ब्रह्मा की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है दिया गया है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है।
अब देख लेते हैं अनुच्छेद। कह रहा है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है। चलिए 37 में क्वेश्चन कर रहा है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार की समझ से है। अब आता है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्री के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधन की किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उसमें जो है व्यष्टि के लेकर समष्टि स्तर पर अधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समष्टि अर्थव्यवस्था। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। व्यष्टि शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ सूक्ष्म अथवा छोटा है। यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थात एक परिवार, औद्योगिक इकाई आदि के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है यह मांग एवं आपूर्ति से भी संबंधित है। यह जो है उस बाजार का भी अध्ययन करता है जहां वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसके ऊपर समष्टि अर्थव्यवस्था का आधारित होती है। फिर आता है समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो अर्थव्यवस्था। समष्टि भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ बड़ा अथवा व्यापक होता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि यह पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों ही आधार महत्वपूर्ण है। व्यष्टि आधारों में एक परिवार से उत्पन्न मांग एवं कंपनी से होने वाले उत्पादन आदि में बढ़ोतरी, साथ ही समक्ष बाजारों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार समष्टि कारकों में मौद्रिक नीतियां का निवेश एवं उपभोग के अनुकूल होना, सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य का दुरुस्त होना, मुद्रास्फीति में निरंतर होना, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का उत्पन्न होना अनिवार्य है। भारत में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों ही कारक वर्तमान में आर्थिक समृद्धि के अनुकूल है। नोट है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक उपभोक्ता व्यवहारिक सिद्धांत, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन का है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है, तो आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना के बारे में देख लेते हैं। कह इस परियोजना के तहत नेपाल की सीमा में भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में नदी के आर पार 743 मीटर अवरोध बांध बनाकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जिसका फैलाव नेपाल में है। इस जलाशय से दो प्रधान नहरें जो है निकल गई है। पहला है पश्चिमी प्रमुख नहर और दूसरा है पूर्वी प्रमुख नहर। पश्चिमी प्रमुख नहर देखिए कह रहा है इस जलाशय के पश्चिमी किनारे से पश्चिमी प्रमुख नहर निकाली गई है। इस नहर से उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज एवं गोरखपुर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह नहर गोपालगंज जिले में प्रवेश कर सारण जिले तक फैली है। अब आता है पूर्वी प्रमुख नहर। कह रहा है भैंसा लोटन से ही जलाशय के पूर्वी भाग से गंडक नदी के समानांतर 293 किलोमीटर लंबी पूर्वी प्रमुख नहर निकाली गई है जिसे तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के कई जिलों में गुजरती हुई समस्तीपुर तक फैली है। नेक्स्ट आता है दामोदर घाटी परियोजना। कह रहा है यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और इसकी सहायक नदियां बराकर, कोनार, बोकारो पर बांध जो है बनाया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट है प्रमुख बांध में तिलैया, मैथान, कोनार,
पंचेत हिल आदि है। प्रमुख तापगिरी में बोकारो तापगिरी, दुर्गापुर तापगिरी, चंद्रापुर तापगिरी आदि है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। कर है उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध मानव निर्मित है। व्यास परियोजना। कर यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना 3 राज्यों की साझेदारी की परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आता है। इस परियोजना में 2 बांधों का निर्माण किया गया है। व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जो कि पोंग बांध है और देहर बांध है। कर बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर रहा है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद से। कह रहा है भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र सन ऑफ द सोइल का सिद्धांत बताता है कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधन पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ था, और जिनका जन्म उस क्षेत्र से बाहर हुआ हो उनका उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है इस अवधारणा का प्रयोग मुंबई में शिव सेना द्वारा उत्तर भारतीय व तमिल लोगों को मुंबई से उत्प्रवासित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो आंसर हो जाएगा तारापोर समिति। भारत के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता पर तारापोर समिति बनी है। अब कुछ समिति और उसका उद्देश्य देख लीजिए। जैसे नरसिम्हा समिति, इसका उद्देश्य था वित्तीय बैंकिंग सुधार का। नेक्स्ट है नचिकेत मोर समिति, निम्न आय वाले परिवार एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। फिर आता है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति के लिए। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला के लिए। फिर आता है आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग के लिए। मीरा सेठ समिति, हथकरघा के विकास के लिए। महाजन समिति, चीनी उद्योग के लिए। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। सहकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध के लिए। महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय के लिए। दांतवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान के लिए। गायपोरिया समिति, बैंक सेवा सुधार के लिए। खुसरो समिति, कृषि साख के लिए। गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुगनता के लिए। फिर आता है भूरेलाल समिति, मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर रहा है पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हंगरी में। अब देखिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय, इधर दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में सावाना अफ्रीका में है, कैंपोस जिसे हम कंपोज भी कहते हैं ब्राजील में है, और लानोज वेनेजुएला में है। तो इसको याद रखिएगा। तो सावाना सबसे सूखा है तो अफ्रीका में, कैंपोज पोज आ जाता है ये ब्राजील में, लानोज ला और वेनेजुएला, ये याद रखिएगा इससे। फिर देखिए शीतोष्ण घास के मैदान पंपास, इसको याद रखिएगा अर्जेंट में पंप दो, यानी अर्जेंट में पंप दो यानी अर्जेंटीना में, लेकिन उसके साथ साथ उरुग्वे और ब्राजील में भी है। फिर आता है पेरी जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर आता है बेल्ट, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। फिर आता है स्टेपी, ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। फिर आता है डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में है। ये घास का मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। कह रहा है वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया है, जबकि कताई मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था।
रिचर्ड आर्कराइट एक अंग्रेजी आविष्कारक और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान एक अग्रणी उद्यमी थे। नेक्स्ट है वाटर फ्रेम एक घूमता हुआ फ्रेम है जो वाटर व्हील द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है वाटर फ्रेम एक समय में 128 धागों को घुमाने में सक्षम था जो पहले से कहीं अधिक आसान और तेज तरीका था। नेक्स्ट है इससे लिनन और सूती धागे को मिलाने वाले कपड़ों की बजाय जो है शुद्ध सूती कपड़े बुनना भी संभव हो गया। फिर 44वां क्वेश्चन कर रहा है कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को। कह रहा है कुमार गंधर्व बेजोर गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उपनाम में स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, स्वर कोकिला। राष्ट्रीय पुरस्कार इनको 3 बार मिला है, 1972 में, 1975 में और 1990 में। पद्म भूषण देखिए तो 1969 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, पद्म विभूषण 1999 में और भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं 2001 में। और मृत्यु इनका हो गया था 6 फरवरी 2022 को। चलिए नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। कर कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय। कर कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहत हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। फिर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो इसको ऐसे भी देख लीजिए, आगे दिया हुआ है ये 4 यदि मान लीजिए है तो ये होता है ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसमें ही काराकोरम, पीर पंजाल और लद्दाख श्रेणी आता है। फिर आता है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय इसे कहते हैं। फिर आता है लघु हिमालय जो मध्य हिमालय का भाग है, और सबसे नीचे जो आता है जिसे हम शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या पाद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। कह रहा यह मानव हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणी आती है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिमी की ओर पामीर घाट तथा पूरब की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियर का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो व हिस्पर ग्लेशियर आदि है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय की जो है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को जो है बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज लगभग 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। उसके बाद आता है बृहद और महान हिमालय, जिसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कराए सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी जो है से लेकर के सिंधु नदी के गौर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत तक जो है फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वत चोटी में माउंट एवरेस्ट जो कि 8848.86 मीटर है। फिर आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है 8598 मीटर। फिर मकालू आता है जो 8481 मीटर। फिर आता है धौलागिरी जो 8172 मीटर। फिर नांगा आता है उत्तराखंड में 8126 मीटर ऊंची है। देखिए यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। यदि पूछे भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब हो जाएगा काराकोरम चोटी, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यदि पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। आता है लघु एवं मध्य हिमालय। करे इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर औसत ऊंची है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी में हिमोल्ड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कढ़ेवा जो है कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है।
अरे लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूरब तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला आता है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल यह जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है धौलाधर श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश में, यह कांगड़ा कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ है। फिर आता है मंसूरी या मसूरी श्रेणी, उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी ये नेपाल में है। नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल कहते हैं या पायार कहते हैं, ठीक है। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धन पर्यटन स्थल में जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक एवं बाह्य हिमालय। कह रहा है हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई जो है समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। जैसे कि देखिएगा तो आता है देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को जो है तराई कहते हैं। शिवालिक का जो निचले भाग होता है उसे हम तराई कहते हैं। और शिवालिक क्या होता है, सबसे नीचे वाला भाग है। 4 जो हिमालय के पार्ट है उसमें सबसे नीचे वाला भाग शिवालिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पूंजी खाते की जमा मदों में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना में एक आता है दृश्य मद और दूसरा आता है अदृश्य मदे। दृश्य मदे होता है 2 प्रकार का, जिसमें वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात होता है। अदृश्य मदे में सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। अरे भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की संरचनाएं में एक होता है विदेशी निवेश, दूसरा होता है उधार और तीसरा होता है अनजमाएं। तो विदेशी निवेश में होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी जो है संस्थागत निवेश, और उधार के लिए होता है बाहरी वाणिज्य उधार और बाहरी सहायता। अनजमा में होता है एनआरआई जमाएं, बैंकिंग पूंजी, अल्पकालीन व्यापार जमाएं और अन्य प्रवाह होता है। नोट है पूंजी खाते की प्राप्तियों में विदेशी निवेश की प्राप्तियां व विदेशी ऋणों की प्राप्तियां शामिल रहती है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन कर अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के जो है नैतिक विकास पर बल देता है। कह रहा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखता है, यह व्यक्तित्व पर बल देता है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास है, जो कोई न कोई गुण लेकर पैदा हुआ है। व्यक्ति में हर काम को करने की योग्यता और क्षमता होती है। नेक्स्ट है इस सिद्धांत की अग्रलिखित मान्यताएं जो है अधिकार व्यक्तियों की मांग, अधिकार का स्वरूप नैतिक होता है, यह समाज द्वारा स्वीकृत होता है। अधिकार व्यक्तियों के सर्वगीण विकास के लिए आवश्यक साधन है। अधिकार का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए कह रहा है केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। कह रहा है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोज। कह रहा है आर एम्डनसन नॉर्वे का था, वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 में। फिर आता है रॉबर्ट पियरी अमेरिका के थे, उत्तरी ध्रुव की खोज किया 1909 में। फिर आता है कोलंबस इटली के यात्री था, वह पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में, और दक्षिणी अमेरिका की खोज 1498 में। फिर आता है कैप्टन कुक जो कि इंग्लैंड के था, वह हवाई द्वीप समूह को 1770 में। फिर आता है कोपरनिकस पोलैंड के थे और ये सौर मंडल की 1540 में। फिर आता है फर्दिनांद द लेपेस स्वेज नहर का निर्माण किया 1869 में। केपलर जर्मनी का था, ग्रहों के गति का नियम दिया 1609 में। वास्को डी गामा पुर्तगाली का था, केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन 1498 में। नेक्स्ट है ओबेल टस्मान नीदरलैंड का था और न्यूजीलैंड को 1642 में और ऑस्ट्रेलिया को 1644 में खोजा था। फिर आता है कार्टेज स्पेन का था, ये मैक्सिस को 1519 में खोजा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा, तो ब्याज की दर जो है घटती है। कह रहा है जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित बचत नियोजित विनियोग से अधिक हो जाती है तो बचत जो है उसकी अधिकता की स्थिति पैदा करती है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बचत की अधिक आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आती है, जिससे आय, उत्पादन और रोजगार की कमी आती है। नेक्स्ट है, जब बचत की भरमार होती है तो ब्याज दरें गिर जाती है, जिससे उधार लेना सस्ता हो जाता है। हालांकि नियोजित विनियोग नियोजित बचत से कम होने के कारण निवेश के कम लाभदायक अवसर उपलब्ध है, जिससे कि फर्मों द्वारा ऋण की मांग कम हो जाती है। नतीजतन ऋण योग्य जो है धन की मांग गिर जाती है, जिससे ब्याज दर में गिरावट आती है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन का है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर जो है मुहरे निर्मित हैं, तो आंसर हो जाएगा सेलखड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे सेलखड़ी से निर्मित है। पुरातात्विक को हजारों की संख्या में जो है मुहरे यानी मुद्राएं मिली है, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस और मिट्टी से बनाई गई है। नेक्स्ट है, उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, हाथी, जंगली भैंस, बकरा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं या मोहरों को तैयार करने का उद्देश्य मुक्त वाणिज्यिकी था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं मोहरे बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों के द्वारा पहनी जाती थी, जिनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अतिशिक उपयुक्त कारण है, तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। कह रहा है औद्योगिक विकास उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व को स्थापित करना तथा वहां के जो संसाधन का दोहन अपने हित में करना। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद की शुरुआत 1453 में कस्तूनिया के पतन के बाद जो है पुर्तगाली और स्पेन द्वारा भौगोलिक खोज की नीति के साथ हुई थी। कोलंबस जो कि स्पेन के रहने वाले थे 1492 में अमेरिका की खोज किया तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे 1498 में भारत की खोज की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से हुआ। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। फिर आता है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। इसके प्रवक्ता मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। इस आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। फिर आता है सामंतवाद। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो है लोगों को उच्च पद के लोगों द्वारा भूमि और सुरक्षा दी जाती थी और बदले में उनके राजा या सम्राट के लिए काम करते थे और लड़ते थे। इसकी शुरुआत मध्यकालीन 600 से 1500 ईस्वी में इंग्लैंड और यूरोप में हुई थी। फिर आता है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से अभिप्राय है नई विधि का प्रयोग कर कृषि के उत्पादन में वृद्धि से है। औद्योगिक क्रांति के पूर्वार्ध अर्थात 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इसी क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो आंसर होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के काल को शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का जो है कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। फिर आता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद प्रश्न पूछते हैं और समानतम मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले। फिर देखिए तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न का जो है डिफरेंस क्या है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, लेकिन अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इस पर जो है तारा यानी स्टार लगा होता है, इसके ऊपर तारा नहीं लगा होता है। इसके संबंध में जो है
पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और इससे पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अल्प सूचना के प्रश्न में देखिएगा तो इसका संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक मामले से होता है। यह समानता साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित अवधि के बजाय कम समय अल्प की सूचना पर पूछा जाता है। इसका उत्तर साधारणतः मौखिक दिया जाता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 40। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की कुल सीट जो है 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति का सीट जो है 6 है। बिहार में राज्यसभा की सीट देखिएगा तो 16 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, जिसमें अनुसूचित जाति SC के लिए 38 सीट और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 2 सीट है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन कर रहा है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। आंसर हो जाएगा इकाई से कम होगी। कह रहा है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच में देखिएगा तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मांग की कीमत लोच बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है मांग की कीमत लोच की 3 श्रेणियां होती है जो इस प्रकार है। पहला होता है जब कीमत में कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर कुल मांग घटती है, तब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। दूसरा है जब कीमत में परिवर्तन होने पर व्यय स्थिर रहता है और उसके बढ़ने पर कुल मांग घटती है, तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तीसरा है जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय घटता है, तो उस मांग की लोच इकाई से कम होती है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन कर रहा है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। कह रहा है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय सरकार की वैसी व्यय है जिनसे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ये व्यय मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है, जैसे कि राज्यों को दिया गया अनुदान, लिए गए सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, कल्याणकारी योजना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, निर्मित संपत्तियों के रखरखाव पर खर्च, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा होने वाले व्यय आदि। कह रहे पूंजी व्यय सरकार की वैसी व्यय है जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं। इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल किए जा सकते हैं। तो पहला होगा अवसंरचना निर्माण, जैसे सड़क, बांध, पुल, पावर प्लांट, बंदरगाह, एयरपोर्ट। फिर आता है सामाजिक अवसंरचनाएं का विकास, जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का निर्माण। फिर आता है औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर व्यय, सरकारी द्वारा किसी राज्य या अन्य निकाय को दिए जाने वाले ऋण। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया, तो आंसर हो जाएगा जो है सारनाथ से। कह रहा है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन को सारनाथ से आरंभ किया। कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। एडविन अर्नाल्ड ने जो है इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन शाक्यगन तथा माता का नाम महामाया कोकिला गणराज का था। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जो है बोध गया उरुगवेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम यानी सिद्धार्थ जो है बुद्ध तथागत आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में जो है सुबध को दिया था। बुद्ध ने मगध को अपनी जो है प्रचार का केंद्र बनाया। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में जो है पहला बौद्ध संगति हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख शाखाएं हैं हीनयान, महायान और वज्रयान।
483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, जन्म जो है उसमें प्रतीक हो जाता है चिन्ह, कमल व सांड, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो आंसर हो जाएगा अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी बताया। समय की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार सबसे पहले आता है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य सर्वप्रथम है। राज्य समग्रता है और मनुष्य उसका अंग मात्र है। अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है, अरस्तु जो है 384 से 322 ईस्वी पूर्व में यूनानी दार्शनिक थे तथा वह प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर महान के गुरु थे। नेक्स्ट है, प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे तथा वह सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। नेक्स्ट है, गार्डनर राजनीति विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर थे। फिर आता है सिसरो, रोम का दार्शनिक, राजनेता एवं कानूनविद था। सिसरो ने राज्य और कानून के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं और मिश्रित शासन, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के बारे में विस्तार से बताया है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा योजना आयोग। कह रहा है योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है यही इसी के योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर किसको? नीति आयोग को लाया गया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी तथा सीईओ श्री बी आर सुब्रमण्यम है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। बॉम्बे प्लान योजना को वर्ष 1944 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, तो आंसर हो जाएगा खाद्य और पेय। करें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम खाद्य और पेय है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसे 6 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूसरा आता है पान सुपारी तंबाकू, तीसरा आता है आवास, चौथा आता है वेल्डिंग कपड़े जूते चप्पल, फिर आता है 5वां ईंधन और ऊर्जा, छठा आता है दूर संचार परिवहन चिकित्सा शिक्षा मनोरंजन इत्यादि। नोट, इस बास्केट में सर्वाधिक भार जो है वो खाद्य एवं पेय पदार्थ का होता है। चलिए 60वां क्वेश्चन का है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो आंसर हो जाएगा दजला फरात नदी के बीच का उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फराज नदियों के बीच उपजाऊ धरती से है। पहली बार शहरों का उदय मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति 2 यूनान शब्द मेसोस और पोटोमोस में से मानी गई है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य तथा पोटोमोस का नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ नदियों के मध्य। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान आधुनिक इराक से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया में भौगोलिक विभिन्नता थी। पूर्वोत्तर भाग हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान पर्वत श्रृंखला वृक्षों और झरनों से परिपूर्ण था। इस क्षेत्र में उत्तर कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, अतः लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में ही इस क्षेत्र में कृषि कार्य आरंभ हो गया। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओम। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल आईडी यूनिट। वास्तव में पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इस पद्धति में 7
मूल मात्रक और 2 संपूर्ण मात्रक है। मूल मात्रक में आता है लंबाई, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल होता है। जबकि देखिएगा संपूरक मात्रक 2 होता है जिसमें समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। चलिए 62 में क्वेश्चन कर रहा है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन के। गैमेक्सिन का गठन यहाँ पे दे रखा है, ये बेंजीन फॉर्मेट में है और बेंजीन से ही ये बनाया गया है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का बनाने का ये फार्मूला है CaOH2 प्लस Cl2 और ये जब टूट के बनेगा तो CaOCl और प्लस पानी अलग हो जाएगा। फिर आता है फास्फोरस। कह रहा है फास्फोरस ही वह तत्व है जिसकी बदौलत हमारी किडनी बेहतर रूप से काम करती है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी यह जरूरी तत्व है। इसका उपयोग माचिस में लाल फास्फोरस, पटाखे और कीटनाशकों में किया जाता है। फिर आता है सल्फर। सभी फसलों में सल्फर का उपयोग लाभकारी होता है। सल्फर मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है। फिर आता है नाइट्रोजन। यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। द्रव नाइट्रोजन जैविक पदार्थों द्वारा खाद्य सामग्री के लिए परिशीतक के रूप में उपयोग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है 63 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा H2S2O7। H2S2O7 ये यहाँ पर दे रखा है। H2S2O7 का IUPAC नाम डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य घटक है जिसे ओलियम भी कहते हैं। H2S2O7 में एक SOS बंद होते हैं और 2 जो होता है OH बंद होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। इसे कशिश का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। 64 में क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों का वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। यह विभिन्नता हजारों या लाखों वर्षों के बाद नई जातियों का निर्माण करती है। डार्विन ने कहा कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहित कर नई जातियों की उत्पत्ति करती है। इसीलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद जो है कहलाता है। नेक्स्ट है सन 1858 में डार्विन और वैलेंस ने अपने कार्यों को संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयनवाद के नाम से प्रकाशित किया था। फिर आता है मेंडल। मेंडल एक गणितज्ञ और जीव विज्ञानी है जिन्हें पौधे के वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किया था। फिर आता है न्यूटन। सर आइजोनिक न्यूटन को एक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी होने के साथ ही अभी तक के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक में से एक माना जाता है। 4 मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। इसे न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था। तो ये चीज़ याद रखिए, न्यूटन का बुक कौन है, प्रिंसिपिया है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। फिर आता है आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवाद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सैद्धांतिक भौतिक खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, दे देगा अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहला ऑप्शन में दे देगा सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, दूसरा देगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए और तीसरा दे देगा मान लीजिए इसको जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए। तो यही तीसरा वाला आंसर सही होगा, ये दोनों नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। चलिए 65 में क्वेश्चन कर रहा है नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ये क्या है, नर प्रजनन तंत्र। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोस्टेट याद रखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो हो जाता है वो महिला का हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। 66 में क्वेश्चन कर रहा है एक हीटर तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु होता है नाइक्रोम का बना।
हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का गलनांक उच्च होने के कारण लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस इसका प्रयोग हीटर में किया जाता है। नाइक्रोम की विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, जिसके कारण हीटर अच्छे से काम कर पाता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो लगभग 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बना होता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के तंतु को बनाने में होता है। इसका तंतु फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। फिर आता है राजस्थान, डेगना, नागौर, सिरोही। भारत में टंगस्टन का प्रयुक्त उत्पादक है। तांबा धातु का उपयोग विद्युत उपकरण, वाहनों, दैनिक जीवन के उपयोगी बर्तन आदि में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है अणु में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1+ होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 ऑक्साइड होता है। माना मैग्नीज Mn का ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहाँ पर दे रखा है 1 + x + -2 × 4, यहाँ पर निकाल दिया तो x बराबर 7 आया और यही इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZeO2F2 की आकृति होगी, तो आंसर हो जाएगा सीसॉ। सॉरी, यहाँ पे हाँ सही है, सीसॉ होगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है ये सारा चीज शेप सब, इसका हम जो है इमेज डाल देंगे, आपको वहां से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डायबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, तो आंसर हो जाएगा B2H6 2NH3। ठीक है, कह रहा है 70 नंबर, एड्स रोग का जनक है एक, तो आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु जनित रोग है। एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु से होने वाले रोग में बीमारी में गलसोत, ये ज्वार के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होगा, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होगा और मम्स विषाणु से कारण होगा। फिर आता है खसरा, शरीर पर लाल दाना, आंख लाल, आंख में दर्द, संपूर्ण प्रभावित अंग होगा, मॉर्बिली वायरस के कारण होगा। फिर होगा मेनिंजाइटिस, रेबीज, ये तेज बुखार, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाता है, पानी से डरता है, ये रेबीज है। ठीक है, ये मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, रेब्डो वायरस के द्वारा होता है। फिर आता है चेचक, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने होना, ये संपूर्ण शरीर वेरियोला वायरस के कारण होता है। फिर आता है छोटी माता, ये जो है हल्का बुखार, शरीर पर पीतिकाएं संपूर्ण शरीर में होगा और ये भी बैरिसेला वायरस के कारण होगा। फिर आता है पोलियो, रीढ़ की हड्डी में अंगों को नियंत्रण करने वाली तंत्रिका नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, पोलियो वायरस के कारण होगा। फिर आता है इन्फ्लुएंजा, ये गलसोथ, छींक, बेचैनी, ये सब कारण इसमें होगा और संपूर्ण शरीर में ये फैलेगा मिक्सो वायरस के कारण। फिर आता है पीलिया, पेशाब पीला, आंख एवं लाल, त्वचा जो है ये भी पीला हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। फिर आता है हार्पिस, त्वचा में सूजन हो जाती है और ये त्वचा को प्रभावित करता है, हार्पिस के कारण होता है। एड्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है या होना, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को प्रभावित करता है और HIV वायरस के कारण होता है। वायरस का एक फार्मूला भी होता है, एडे पोचे खटरा हिम हरे। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुक के नियमानुसार कम विरूपण के लिए है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिबल बराबर विकृति। कह रहा है हुक के नियमानुसार क्रम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार प्रतिबल जो है क्या हो जाएगा, समानुपाती विकृति। प्रतिबल बराबर के गुने विकृति हो जाएगा, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। कह रहे शुक्रवाहिका मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय और योनि मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है। वृषण या वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। वृषण टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है, यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एक यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से निम्न हार्मोन का स्रावन होता है। पहला है एजेस्ट्रॉन, यह जो है गर्भाशय एंडोमेट्रियम की वृद्धि करता है और अंडवाहिका के जो है परिवर्धन को पूर्ण करता है। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है यह जो है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और नियंत्रण करता है।
तीसरा आता है रिलैक्सिन, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला करता है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु आयन के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा O2 या पावर पे O2। कह रहा है O2 अणुओं के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। कह रहा है इस प्रकार O2 के पावर -2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अन्य सभी अणुओं में अपूर्ण अष्टक होता है। इस प्रकार उनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड का प्रयोग किया किस रूप में होता है? आंसर हो जाएगा वोल्टा नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड का प्रयोग सर्किट में वोल्टेज को नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवर्स बाइस्टक करने के लिए जब इसे एक परिवर्तीय वोल्टेज के स्रोत के साथ समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो वोल्टेज डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने में जेनर डायोड संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो आंसर हो जाएगा UAA। कह रहा है समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इसे जो है UAA और UGA स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन के सिंथेसिस प्रोटॉन में mRNA का जो अनुवाद को समाप्त करता है। ऐसे मात्रक में वोल्ट जमान नियतांक का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा D, 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति kg किलो। कर है, चलिए कौन सा जंतु चिर डिम्बता दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा फाइनोसोमा। फाइनोसोमा चिर डिम्बता दर्शाता है। फाइनोसोमा जिसे सींग वाली छिपकली या हॉर्न टोड के रूप में भी जाना जाता है, चिर डिम्बता दर्शाता है। यह उत्तरी अमेरिका छिपकलियों की एक प्रजाति है और फाइनोसोमोटिड परिवार का एक जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा लवण मिदोभिद। अरे मिट्टी के नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे लवण मिदोभिद है कहलाते हैं। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे मरुदभिद कहलाते हैं, जैसे रेगिस्तान या बर्फ से ढके क्षेत्र। मरुदभिद के उदाहरण नागफनी, अनानस और कुछ अनावृति बीजी पौधे हैं। नेक्स्ट है समोद्भिद स्थलीय पौधे हैं जो पानी की औसत आपूर्ति में रहते हैं। समोद्भिद के उदाहरण सूरजमुखी, तार के पेड़, गुलाब, टमाटर आदि हैं। जलोद्भिद ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कमल और नीलकमल आदि है। नेक्स्ट है बेरियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा बोरॉन का। कह रहा है उपयुक्त में से बोरॉन का द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है। आयनीकरण ऊर्जा विभव वह ऊर्जा है जो एक मोल परमाणुओं के नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से हटाने के लिए आवश्यक होती है। कह रहा है पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने को पहली आयनीकरण ऊर्जा विभव कहा जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दूसरी आयनीकरण ऊर्जा विभव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक से निकालते हैं तो नाभिक का आकार छोटा हो जाता है, जिससे आकर्षण बल अधिक हो जाता है। फलतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनन विभव ज़्यादा लगता है। फिर आता है बोरॉन का परमाणु क्रमांक जो है 5 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद निम्न स्थिति होगी। बोरॉन का ये स्थिति हो जाएगा, फिर बेरियम का स्थिति देख लीजिए, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का। कह रहा है अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी इसे द्वितीय आयनन विभव कहेंगे। चूंकि मैग्नीशियम के 3 कोष हैं और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः ऊर्जा कम लगेगी। फिर आता है एल्युमिनियम में भी 3 कोष है और अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः इनमें मैग्नीशियम से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अस्थायी अवस्था में है, यानी स्टेबल कंडीशन में है। फिर आता है बेरिलियम में 2 कोष हैं और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसमें ऊर्जा कम लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अस्थायी अवस्था में है। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन में 2 कोष हैं और अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अस्थायी अवस्था में है, अतः इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आयनन विभव की जरूरत पड़ेगी। अतः दिए गए तत्वों के द्वितीय आयनन विभव के क्रम में निम्न हो जाएगा कौन? बोरॉन, बेरियम,
एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है तो ठोस में। आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में कह रहा है ध्वनि का सबसे तेज संचरण ठोस में होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये तरंगे संपीड़न और विरल के रूप में संचारित होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद द्रव में और एवं सबसे कम जो है गैस में होती है। उल्लेखनीय है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। फिर 81वां क्वेश्चन कर रहा है, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान होगा तो आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। वसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वसंतीकरण पुष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बीजों या पौधों को ठंडे स्थानों में रखने की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। यदि वसंतीकृत बीजों या पादपों को उच्च ताप पर रखा जाए तो वसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। महत्व में देखेंगे इसके, कह इस विधि के द्वारा पादपों को बसंत पादपों में बदला जा सकता है। फसलों को प्राकृतिक कुप्रभावों से बचाया जा सकता है। पौधों में शीघ्रता से पुष्पन कराया जा सकता है। इस क्रिया द्वारा फसल को शीघ्रता से उत्पन्न किया जा सकता है। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें तो आंसर हो जाएगा इसका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर देखिए एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। फिर होता है एल्कीन, उसका फार्मूला होता है CnH2n। फिर होता है एल्काइन, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें होगा कौन सा सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि मान लीजिए कैसे होता है तो C और ये C दे दिए, मान लीजिए 2 कार्बन हुआ, तब इसमें 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर मान लीजिए 2 यदि दे दिए तब ये एल्कीन समूह का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना देंगे, 2-2 हाइड्रोजन दे देंगे, तब ये हो जाएगा एल्कीन समूह का। और यदि हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1-1 हाइड्रोजन लगेगा, तब ये एल्काइन समूह का हो जाएगा। फिर देखिए 83वां क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो आंसर हो जाएगा कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा शब्द का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा से है जिसे उपयोग करने पर पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। मनुष्य लगातार इन पदार्थों के भंडार का उपयोग करता है, जबकि नई आपूर्ति के निर्माण में युगों का समय लगता है, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। फिर आता है नवीनीकरण ऊर्जा, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि। नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल होता है, इसीलिए इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का 2 प्रमुख स्रोत है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जिसमें सर्वाधिक सौर ऊर्जा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। ये यहाँ पर दे रखा है लैम्डा बराबर h/mu, और ये सारा यहाँ पे सिद्ध किया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो 9 × 10 × 10 के पावर -31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या 1.672 × 10 के पावर 27 kg। ठीक है, चलिए 85वां क्वेश्चन कह रहा है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है तो आंसर हो जाएगा संचालन की। कह रहा है जल चक्र में संचालन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होता है। जल चक्र एक पर्यावरणीय घटना है, इसमें 3 प्रक्रिया होता है, जिसमें वाष्पीकरण, संघनन और वाष्पन शामिल होती है। पृथ्वी पर मौजूद जल विभिन्न रूपों में बदलते हुए समुद्र, वायुमंडल और जमीन पर निरंतर गति मान रहता है। यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। जल चक्र में जल अपने तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस से गुजरता है। फिर आता है चालन, कंडक्शन विधि। जब किसी वस्तु से भिन्न भिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न होता है तो उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे निम्न ताप वाले कण को ऊष्मा प्रदान कर देती है, अर्थात उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर गति करने लगती है। अथवा ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं चालन कहलाती है, जैसे लोहे का गर्म होना। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है।
फिर आता है संवहन, कह रहा है उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन विधि कहलाती है। पहला है पृथ्वी का वायुमंडलीय संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। दूसरा है मोटर कार के रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां जल द्वारा उष्मा का संवहन होता है। फिर आता है संघनन, गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्प के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन का उदाहरण है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण द्वारा ही नमक तैयार किया जाता है। दूध से पानी वाष्पित कर खोवा दूध का ठोस पदार्थ बनता है। 86 में क्वेश्चन है संयोजक यौगिक हैं। संयोजक क्या होगा? बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। संयोजी यौगिक बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। सहसंयोजिक बंध समान या असमान तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। जिन यौगिक में यह बंध उपस्थित होता है उन्हें सहसंयोजिक यौगिक कहते हैं। फिर आता है सहसंयोजिक बंध बनाने वाले प्रत्येक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजिक बंधन। जब सहसंयोजिक बंध बनाते समय एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजिक बंधन कहते हैं। यहाँ पे देखिए H2 बराबर क्या है? H और H यानी HH है, इसमें सिंगल बंधन। फिर आता है द्विसहसंयोजिक बंधन। जब सहसंयोजिक बंध बनाने के दोनों परमाणुओं के 2-2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अर्थात दोनों परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं तो द्विसहसंयोजक बंधन बनते हैं। फिर आता है त्रिसहसंयोजिक बंधन। जब सहसंयोजक बंधन बनाने में दोनों परमाणु के 3-3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अर्थात दोनों परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं तो सहसंयोजिक बंधन बनता है। फिर आता है सहसंयोजिक यौगिक के गुण। विद्युत के कुचालक होता है। सहसंयोजक बंध द्विसत्तात्मक होते हैं। सहसंयोजिक यौगिक के मध्य कमजोर अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन जो है यह ग्लाइसिन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है जो मानवीय शारीरिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के पारेषण में भी शामिल होता है। इसीलिए सिजोफ्रेनिया का इलाज करने या याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भूमिका कैंसर के रोकथाम में भी है। ग्लाइसिन शरीर के तापमान को कम करता है। यह मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालता है और हमें रात में अच्छी नींद लेने में सक्षम बनाता है। यह लीवर रोग, मधुमेह, हृदय रोग आदि को ठीक करने में सहायक है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन एक गैर आवश्यक या अत्वित अमीनो अम्ल है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इससे शरीर को 60 से 70% ऊर्जा मिलती है। इनके मुख्य स्रोत में शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा है। फिर आता है स्टार्च या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण मोनोसेकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिटिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। स्टार्च जो है एक सेलुलोज दोनों को स्रोत वनस्पति है। दोनों बहुलक है तथा दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होता है। मंड पौधे में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जबकि सेलुलोज जो है पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। ये बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की एक जो है कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होती है। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरी होती हैं। ये शरीर एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पादप स्रोत में मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग इत्यादि है और जंतु स्रोत में पनीर, मछली, मांस, अंडे, दूध इत्यादि है। नेक्स्ट है सोयाबीन तथा पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है तथा इन्हें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है। सामान्य क्रियाशील महिला हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता 45 ग्राम के करीब होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम के
जो है करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समान अम्ल की संख्या 20 है। आवश्यक अमीनो अम्ल 9, मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं हो सकता, अतः आहार के माध्यम से इन्हें लेना जरूरी है। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल 11, इसका उत्पादन मानव शरीर द्वारा संभव होता है, खासकर लीवर द्वारा निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एलानिन इत्यादि। इसमें देखिएगा उदाहरण के लिए आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, यहाँ पे थ्रियोनिनी है, यहाँ पे थ्रियोनिन इत्यादि है। फिर वसा आता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जंतु स्रोत में दूध, पनीर, अंडा, मछली वनस्पति स्रोत है। फिर वनस्पति स्रोत में देखिएगा तो आता है वनस्पति तेल से प्राप्त किया गया जाता है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है। नेक्स्ट है प्रति ग्राम वसा की उपापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर की कोशिकाओं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जिनकी शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा है विटामिन, खनिज, लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं, जिनके शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। 88वां क्वेश्चन है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लेते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए यदि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित हो सघन माध्यम में ही लौट आती है, और इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए देखा गया है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम से गया लेकिन यहाँ पे क्या क्या क्रांति कोण बनाया ऐसे और फिर रिटर्न लौट जाता है, तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा की क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह जैसे ग्लास की सतह, जल की सतह से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम में देखिएगा कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे नोट दे रखा है। नोट पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहे प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से नजदीक होती है, और जब देखिएगा प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश की किरण जब किसी संचरण माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। परिकिरणन बराबर जो होता है परिकिरणन की मात्रा समानुपाती जो या व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं λ4 के होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका परिकिरणन उतना ही अधिक होगा। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका परिकिरणन उतना ही कम होगा। इसीलिए खतरे के संकेतों के रंग लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है और यह रंग दूर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो आंसर हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, गलत है। अरे रासायनिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असत्य है। उत्क्रमणीय परिवर्तन जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उसे हम भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज का मोड़ना, पानी से भाप बनाना, ये सब सारे भौतिक परिवर्तन हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन ये परिवर्तन होता है जिससे पदार्थ जो है वापस नहीं आ सकता है। एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक मिश्र रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अभिकारक जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है तथा एक उत्पादक होता है।
चलिए 90 क्वेश्चन का है यहाँ पे, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड का जांच करने के लिए होता है। यहाँ पे टाइफाइड देखिए, प्रदूषण जल रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा होता है तथा इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होता है। उपचार देखिएगा तो टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना होता है। फिर आता है पेचिश रोग, अशुद्ध जल द्वारा फैलता है। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है। उपचार जो है हरी सब्जियों को पोटासियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाकर पानी उबालकर पीना, रोगियों की पूरी सफाई से रखना है। फिर आता है तापेदिक क्षय रोग, ये थूक, खांसी, छींक रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। उपचार बच्चों को BCG का टीका लगवाना, घर के कमरों को स्वच्छ एवं वायु सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखना है। भारत में 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आता है रेबीज, यह कुत्ता के काटने से होता है। यह रैबिडो विषाणु के द्वारा फैलता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल आता है। उपचार इसका जो होगा वो रोगी को रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन 10 दे रखा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम PDF डाल देंगे वहाँ से। जैसे कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो एक औरत उसी काम को करने के एक आदमी से 2 गुना समय लेता है, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो ये 54 दिन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रता है? तो आंसर हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, करेक्ट, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, 6.25 जो है कमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन का है, बुलियन नियमानुसार A इंटू A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? इसका A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगी यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये की दर से बेचे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है यहाँ पे 1714 गुने 1715 गुने 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कर है 10 प्रश्नों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रश्नों को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणाम प्रश्नों का जो है प्रसरण क्या होगा? तो इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रयासता क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 103/108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DE⁴ गुने साइन x बटा dx के बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा DE⁴ गुने साइन x प्लस कॉस x। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, कह रहा है साइन माइनस 1125 डिग्री का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका √2। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।